हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सेक्शन 3 इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 3 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। जनरल एक्सप्लेनेशंस इसमें कुछ लगभग 8-9 सेक्शंस दिए गए हैं, सब सेक्शंस दिए गए हैं। ये जो सब सेक्शंस थे पहले चैप्टर 2 का ही पार्ट था जब ये आईपीसी था, बट अब इनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। तो पढ़ते हैं। कुछ सेक्शंस इसमें से इंपॉर्टेंट है एंड कुछ नहीं है। मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है बीएनएस की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 1 की डायरेक्ट लैंग्वेज कह रही है थ्रू आउट द संहिता, इस संहिता में जो भी डेफिनेशन दी गई है किसी ऑफेंस की, कोई प्रोविज़न दिया गया है, कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो सब्जेक्ट टू वो जो जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर है उसके मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा जाएगा। सब्जेक्ट टू लॉ में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है इसके कंडीशनल, मतलब जो जनरल एक्सेप्शंस है वो एक चैप्टर है इस संहिता में। बीएनएस के अंदर एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 3। आप जाके अभी देख भी सकते हैं, मेरे सबके पास होगा। चैप्टर 3 जो है उसमें ना एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहले एक जनरली बता देता हूँ, फिर ये जो आप डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे खुद से अपने आप समझ आ जाएगी। चैप्टर 3 जो है उसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कैसे एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि फॉर एग्जांपल कोई 7 साल से कम का बच्चा है, अगर वो ऑफेंस कमिट कर दे, कोई भी क्राइम कमिट कर दे, तो वो क्राइम माना ही नहीं जाता है, उसको पूरा डिफेंस मिलता है, उसको कोई जेल नहीं होती, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। ऐसे ही करके मान लो आप अपना बिल्कुल लॉफुल तरीके से गाड़ी चला रहे हो, एकदम से कहीं सामने आ गया आपके और आपकी टक्कर हो गई और जिस वजह से वो मर गया, सामने वाले की डेथ हो गई। तो आपने अपने पार्ट पे कोई गलती नहीं की, आपने ओवर स्पीडिंग नहीं की है, बट सामने से कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी नहीं होती, पनिशमेंट नहीं होती है। ये कुछ सेक्शंस बता रहा हूँ जो जनरल एक्सेप्शंस में दिए गए हैं, जहाँ पर आपको डिफेंस मिलता है। आप कोई ऑफेंस कर देते हो तो आपको डिफेंस मिल जाता है। वैसे ही कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, सेक्शन 22 में दिया गया ये, जिसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कोई ऑफेंस कमिट कर दे वो, और अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको डिफेंस मिलता है। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जनरल एक्सेप्शंस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, चैप्टर 3 जो है। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है। कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी सज़ा नहीं मिलती है उसको, वो सर्कमस्टांसेस इसमें बताए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं जहाँ डिफेंस मिलता है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एक छोटी सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि आप जब भी कोई ऑफेंस पढ़ोगे, कोई प्रोविज़न पढ़ोगे, कोई इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो आप जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान रखते हुए पढ़ोगे। कैसे? एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो 7 साल से कम का एक बच्चा है, उसने कर दी चोरी, और चोरी करना एक ऑफेंस है, पर अगर वो 7 साल से कम का बच्चा कोई कर रहा है, सेक्शन 20 के अंदर उसको डिफेंस मिलता है। सेक्शन 20 चैप्टर 3 में दिया गया जनरल एक्सेप्शंस में। उसकी कोई सज़ा नहीं होती है, बेशक वो एक आईफोन चुराए, बेशक वो 5 रुपये की चीज़ चुराए, बेशक वो 1 करोड़ रुपये चुरा ले, उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। बिकॉज इतनी मेंटल एबिलिटीज़, इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है 7 साल से कम के बच्चे की कि वो ऑफेंस कमिट कर सके। इतना माइंड उसका डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए उसको डिफेंस दिया गया है। तो सबसेक्शन 1 एक बात कह रहा है कि हर एक ऑफेंस के साथ ना ये डिफेंस नहीं लिखा गया है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं ऑफेंसेस की, मर्डर है, थेफ्ट है, रेप है, ऐसे करके बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। हर एक ऑफेंस के साथ ये नहीं लिखा गया कि अब इस ऑफेंस को 7 साल से कम का बच्चा करेगा तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नहीं, हर एक के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जनरल एक्सेप्शंस में लिख दिया गया, इसका मतलब ये है कि वो हर एक ऑफेंस के साथ पढ़ा जाएगा। ये एक्सेप्शंस बार बार रिपीट नहीं करे गए हैं उन डेफिनेशंस में, पीनल प्रोविजंस में या इलस्ट्रेशंस में। सब सेक्शन 1 यही बात कहता है। वैसे ही अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अगर उसने ऑफेंस कर दिया उसको डिफेंस मिलेगा। हर एक ऑफेंस के साथ ये बात लिखनी जरूरी नहीं है। सब सेक्शन 1 आई होप सो समझ आया होगा। आगे चलते हैं सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता। कोई भी एक्सप्रेशन है, मान लो कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी टर्म है, किसी एक पार्ट में, किसी एक जगह बता दी गई इस संहिता में, वो जो एक्सप्रेशन है वो हर जगह बीएनएस के अंदर उसी तरीके से यूज़ होगी जैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसका एग्जाम्पल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर नहीं देखी जाके देख लो, सेक्शन 2 की वीडियो है, काफ़ी आपको समझ आएगी उसमें चीज़ें, डेफिनेशंस दी गई हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जो वहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो पूरी बीएनएस में वही डेफिनेशन यूज़ होगी। सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 2 जो कह रहा है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सबसेक्शन 3 ये भी छोटी सी बात कह रहा है। मान लो कोई पर्सन है, अगर पर्सन का स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट उस पर्सन की प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, तो ये बोला जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन के पोजीशन में है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। मतलब मान लो एक्स है, एक्स अपनी वाइफ को
कोई फ़ोन ला कर देता है, मान लो ये चोरी का फ़ोन है, ठीक है, और डब्ल्यू इसको रख लेती है ऑन अकाउंट ऑफ एक्स, मतलब डब्ल्यू एक्स की वजह से वो प्रॉपर्टी रख लेती है, बिकॉज एक्स लेके आता है फ़ोन, डब्ल्यू रख लेती है, तो अब डब्ल्यू के पास ये फ़ोन है, तो ये बोला जाएगा कि एक्स के पास, एक्स के पोजीशन में ही वो फ़ोन है। इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग एक्स वो फ़ोन लाकर अपने क्लर्क को दे, अपने सर्वेंट को दे, अपने स्पाउस को दे, ये बोला जाएगा कि उसके पोजीशन में ही है वो जो फ़ोन है। आगे एक्सप्लेनेशन ये बात कहती है कि वो जो पर्सन एम्प्लॉय किया गया है, बेशक वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय किया गया हो या एक पर्टिकुलर ओकेज़न पर, मतलब 20 दिन के लिए मान लो एक पर्टिकुलर काम करवाना है, उसके लिए उसको एम्प्लॉय कर लिया गया, वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लर्क है, सर्वेंट, वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय भी हो सकता है। सिंपल सी ये बात कह रहा है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, इन इस संहिता में एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इस लाइन का मतलब होता है कि जब तक कुछ अपोजिट ना लिखा जाए, ठीक है, जब तक कोई कुछ अपोजिट ना लिखा जाए, जो वर्ड्स हैं जो एक्ट्स को रेफर कर रहे हैं वो इलीगल ओमिशन में भी एक्सटेंड होंगे, इलीगल ओमिशंस पर भी एक्सटेंड होंगे। मतलब एक सिंपल सी बात बोल रहा है ये सबसेक्शन कि अगर कहीं पर एक्ट लिखा गया है तो उस एक्ट का मतलब इलीगल ओमिशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्ट ही हो। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106। इसमें अगर कोई डॉक्टर है वो इलाज नहीं करता है तो सेक्शन 106 के अंदर लायबल हो जाता है। तो इलाज ना करना जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई, इलाज आता था, डॉक्टर साहब ने नहीं किया इलाज, क्या होगा, सेक्शन 106 में पनिशमेंट हो जाएगी। अब जो ये एक्ट हुआ है सेक्शन 106 का हुआ है, पर एक्ट कैसे हुआ है, इलीगल ओमिशन से हुआ है, इलाज ना करके हुआ है। इलीगल ओमिशन इसलिए बिकॉज यहाँ पर ड्यूटी बनती थी इलाज करने की, ऑपरेट करने की, और जिस चीज़ की ड्यूटी बनती है वो चीज़ ना की जाए तो वो इलीगल ओमिशन हो जाता है। तो कल को चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, ठीक है, कहीं पर ये लाइन आ गई कि डॉक्टर साहब ने सेक्शन 106 का एक्ट किया है, तो उस एक्ट का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं होगा, इलीगल ओमिशन भी हो सकता है, जो इस केस में था। वैसे ही सेक्शन 93 का एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को सेफ नहीं रख रहे हो, अनसेफ जगह पे छोड़ रहे हो, अबैंडन कर रहे हो, उस केस में सेक्शन 93 का ऑफेंस हो गया। ऑफेंस कैसे हुआ है, ओमिशन के थ्रू, बिकॉज लीगल ड्यूटी है बच्चे की केयर करने की और वो नहीं किया तो इलीगल ओमिशन हो गया, इलीगल ओमिशन हो गया तो 93 में ऑफेंस बन गया। तो कहीं पर अगर ये लिखा जाएगा कि एक पर्सन ने 93 में जो ऑफेंस दिया गया वो किया है, 93 का एक्ट किया है, तो एक्ट का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं, इलीगल ओमिशन भी हो सकता है। तो एक सिंपल सी बात जान लो, कहीं पर लिख दिया एक्ट, एक्ट का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं होता, इलीगल ओमिशन भी उस एक्ट में इंक्लूड हो सकता है। और साथ में एक्ट का मतलब कहीं पर एक्ट लिखा है तो एक्ट नहीं होता, एक्ट्स भी होता है। ये हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था पिछली वीडियो में। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन BNS। अगर टॉप 5 टॉपिक की लिस्ट बनानी होगी मैं इसको टॉप 5 में रखूँगा ज़रूर BNS में। पहले सेक्शन IPC में सेक्शन 34 था और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लेते हैं। पर इस वीडियो में मैं इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे केसेस के साथ डिस्कस किया जाता है। ये वो जो हम डिस्कस करेंगे वो जब मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वीडियो डिस्कस करूँगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में जितना ऊपर से जानने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस सब सेक्शन की, वो समझ लेते हैं। और वैसे इसको सेक्शन 190 के साथ पढ़ते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, बिकॉज ये सेक्शन बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल भी बताता हूँ। ये कहता है सबसेक्शन 5 कहता है जब कोई क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, जब कोई क्रिमिनल एक्ट मतलब कोई ऑफेंस किया जाता है कई लोगों के द्वारा। साथ के साथ मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ। एक क्रिमिनल एक्ट है, मान लीजिए एक्स है, एक्स का मर्डर कर रहे हैं, एक्स का मर्डर हो रहा है, मर्डर करना एक क्रिमिनल एक्ट है। इज डन बाय सेवरल पर्सन, कई लोग इसका मर्डर कर रहे हैं, A, B, C सभी लोग इसका मर्डर कर रहे हैं मान लीजिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और इन सब की कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है सेम मेंटल स्टेट होना, कि तीनों के माइंड में यह है कि एक्स का मर्डर करना है, सेम मेंसरिया होना, एक डिज़ायर होना, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करने का, उसको इंटेंशन बोलते हैं। और कॉमन इंटेंशन कब बनती है किसी की, जब एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब तीनों का एग्रीमेंट हुआ कि हम एक्स का मर्डर करेंगे, ठीक है, मर्डर हो रहा है कई लोगों के द्वारा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ईच ऑफ सच पर्सन मतलब कि हर एक इंसान वहाँ पर इस तरीके से लायबल होगा, इस तरीके से पनिश होगा जैसे कि वो एक्ट उसने अकेले ही किया हो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बी इस तरीके से लायबल होगा जैसे इसने एक्स का मर्डर खुद ही अकेले ही किया हो, और सी भी और ए भी इसी तरीके से लायबल होगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि तीनों ने ही तो मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए ही लायबल होंगे, इसमें क्या
अलग बात है यहाँ पर। बात ये है, मान लो अब यहाँ पर जो सी है, सी जो है उसने एक्चुअल अटैक नहीं किया एक्स पर। सी तो बाहर खड़ा था घर के, सी तो बाहर खड़ा था घर के। ए बी और सी एक्स के घर पर आए थे, ए और बी एक्स के घर घुस गए इसको मारने के लिए। सी बाहर खड़ा हुआ पहरेदारी कर रहा था कि कोई अंदर ना आए, कोई रोके ना, ताकि ए और बी अच्छे से इसका मर्डर कर सके। अच्छे से मर्डर करने का मतलब मार के ही आए अब इसको। तो अब यहाँ पर सी ने अटैक नहीं किया, बट स्टिल सी की लाइबिलिटी मर्डर की ही होगी। क्यों? बिकॉज उसका कॉमन इंटेंशन था यहाँ पर। ये भी इसी तरीके से लायबल होगा एज इफ द एक्ट मर्डर वॉज डन बाय हिम अलोन। तो आई होप सो इससे एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कहाँ किस केसेस में अप्लाई होता है, किन केसेस में अप्लाई होता है। यहाँ पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 आएगा। बीएनएस का जो है वो एक कॉन्सेप्ट बताता है जॉइंट लाइबिलिटी का, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव भी आएगा यहाँ पर। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का ये प्रिंसिपल बताता है कैसे। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, मान लो ए ने और बी ने एक्स का मर्डर करा, बट उसके लिए सी भी लायबल हो जाएगा। मतलब ए और बी के एक्ट के लिए साथ में सी भी लायबल हो रहा है, बेशक उसने वो एक्ट ना किया हो, बेशक उसने वो जो एक्चुअल एक्ट है चाकू मारने का या डंडा मारने का, बेशक वो जो उसने एक्चुअल एक्ट है चाकू मारने का या डंडा मारने का जिससे वो एक्स मारा है वो ना किया हो, फिर भी वो लायबल होगा, फिर भी उसकी पनिशमेंट होगी। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। और जॉइंट लायबिलिटी का मतलब होता है तीनों का जो ट्रायल है, मुकदमा है, वो सेम चल सकता है। ये कहता है कि जब कई लोग मल्टीपल पर्सन एक्ट टुगेदर विद ए शेयर्ड इंटेंशन, सब इन तीनों ने शेयर कर ली इंटेंशन क्राइम कमिट करने के लिए, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्ट के लिए। ऐसे ही सेम एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ए बी और सी प्लान करते हैं एक बैंक लूटने का। रॉबरी के दौरान ए जो है वो स्टाफ को डराता है, बी जो है कलेक्ट करता है मनी, और सी जो है बाहर खड़ा हो जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके बैंक में, कोई सिक्योरिटी वाला या कोई और अंदर ना आ सके, ताकि रॉबरी बढ़िया तरीके से हो सके, डाका बढ़िया तरीके से डाला जा सके। अब इस केस में तीनों के तीनों इक्वली लायबल होंगे, तीनों की तीनों की पनिशमेंट हो जाएगी रॉबरी के अंदर। रॉबरी का सेक्शन आई गेस बीएनएस में 309 है, 309 में तीनों के तीनों लायबल हो जाएंगे। कैसे लायबल होंगे? सेक्शन, यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती होगी, कैसे लायबल होंगे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के प्रिंसिपल की वजह से। बेशक यहाँ पर सी ने एंटर नहीं किया, डराया धमकाया नहीं किसी को, पैसे अपने बैग में नहीं डाले, वो बाहर खड़ा था, फिर भी सी भी लायबल हो जाएगा। बिकॉज इनका कॉमन इंटेंशन था रॉबरी करने का। रॉबरी के कॉमन इंटेंशन करते हुए, रॉबरी का कॉमन इंटेंशन करते हुए जो भी एक्ट होंगे वो सभी के सभी लायबल हो जाएंगे। इस जैसे कि ए बी और सी, ये तीनों का ये कॉमन इंटेंशन है रॉबरी करने का। अब इस कॉमन इंटेंशन में मान लो ए ने डराया स्टाफ मेंबर को, तो ए ने जो डराया उसके लिए बी और सी लायबल, बिकॉज डराना धमकाना जो हो रहा है वो रॉबरी के पर्पज से ही हो रहा है, तो बाकी दोनों भी लायबल। बी ने एक्चुअली पैसे अंदर डाले बैग में, तो ये इस एक्ट के लिए ए और सी लायबल। और रॉबरी एक्चुअल में ए और बी ने करी साथ में, एक ने डराया और एक ने पैसे डाले, उसके लिए सी लायबल, बट सी बाहर खड़ा था, इनका साथी था, तीनों की कॉमन इंटेंशन थी, तो तीनों लायबल। सबसेक्शन 6 पर आते हैं। ये जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है, वैसे तो अलग सेक्शन है, पर आपको सेम लैंग्वेज लग सकती है इसकी। देखते हैं क्या है डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। जब पर एक एक्ट है जो कि क्रिमिनल है, बिकॉज वो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज से किया जा रहा है। सिंपल कहूँ तो क्रिमिनल कोई एक्ट है, कई लोगों के द्वारा किया गया है, जो भी ज्वाइन करेगा उस नॉलेज और इंटेंशन से वो लायबल हो जाएगा, जैसे कि उसने वो अकेले किया हो, अगर उसकी वो नॉलेज और वो इंटेंशन है तो। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज की बात की गई है, पर पिछले जो सबसेक्शन 5 में नॉलेज की कहीं बात नहीं की गई है, वहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, यहाँ पर सच नॉलेज सच इंटेंशन की बात की गई है। डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, देख लेते हैं। ए बी और सी फाइट करते हैं एक्स के साथ। मान लो ये एक्स है, ए बी सी डी, ये तीनों के तीनों इसको अटैक करने आते हैं। बी और सी पार्टिसिपेट करें, मतलब क्यों अटैक करने आते हैं पहले भी समझ लेते हैं। मान लो एक्स ने कई लोगों के पैसे खा लिए, उसमें से ये 4 आए, ये 4 भी इसको मार रहे हैं उस समय, इनके भी एक्स पैसे खा गए। बी जो है मुक्के मारता है, सी लात मारता है इसको उस स्कफल में, उस लड़ाई में। ए जो है फेटल ब्लो देते हैं, मान लो ए जो है चाकू से पेट में मार देता है एक्स को। डी भी इसी तरीके से एक्ट करता है, मान लो एक्स को वो स्टील की रॉड से मार देता है। अब ये बात समझो आप, यहाँ पर जो ये चारों के चारों है ना, ये कॉमन इंटेंशन से एक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे को जानते हुए नहीं है। कॉमन इंटेंशन मैंने बताया था कि तब होती है जब एग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इन चारों के बीच में। ये तो एक्स से इनको पैसे लेने हैं, ये चारों के चारों एक जगह पे बाय चांस मिल गए और एक्स को पकड़ लिया इन्होंने और मारने पीटने लग गए इसको। इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं ये। अब इस एक्ट करने में जो ए ने एक्ट करा है, ए ने क्या करा है, ए ने चाकू मारा, डी ने स्टील की रॉड से मारा।
इन दोनों का एक्ट ऐसा है कि इससे एक्स की डेथ कॉज हो सकती है और एक्स सच में मर भी गया, एक्स सच में मर गया। अब बाद में पता चला कि एक्चुअल डेथ जो हुई है एक्स की वो डी के एक्ट से हुई है, जो स्टील की रॉड इसके सर पे लगी थी उससे ये एक्स मरा है। पोस्टमार्टम में आया कि ब्रेन डैमेज हो गया इसका, तब मरा था ये। पर यहाँ पर ये देखो आप कि डी का जो इंटेंशन या जो नॉलेज थी, उस सेम इंटेंशन या नॉलेज से कौन एक्ट कर रहा था इन तीनों में से, ठीक है ना। डी तो मर्डर के लिए लायबल होगा ही यहाँ पर, या कल्पेबल होमोसाइड के लिए होगा। आप मर्डर मान लो, अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता अभी के लिए, मान लो डी जो है मर्डर के लिए लायबल होगा यहाँ पर इन तीनों में से ना बी की वही सेम इंटेंशन या नॉलेज थी जो डी की है, ना सी की थी। सेम इंटेंशन या नॉलेज एक्स को मारने की सिर्फ यहाँ पर ए की थी, बिकॉज उसने चाकू से मारा था। क्योंकि चाकू से मारना ही तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है ना कि आप उसकी जान लेना चाहते हो। तो इस केस में ना वैसे तो एक्चुअल डी की वजह से एक्स मरा है, पर ए की भी सेम लायबिलिटी हो जाएगी मर्डर की। जिस सेक्शन में डी लायबल होगा उसी सेक्शन में ए लायबल हो जाएगा। पोस्टमार्टम में बेशक आया हो स्टील की रोड लगने से एक्स की डेथ हुई है, चाकू लगने से नहीं हुई। चाकू लगने से बेशक वो बच भी जाता बाद में, पर ए की भी सेम लायबिलिटी हो जाएगी बिकॉज उसकी सेम इंटेंशन या नॉलेज थी डी के जैसी डी की थी। और अब अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे इस सेक्शन की, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है कई लोगों के द्वारा, कई लोगों ने क्रिमिनल एक्ट करा है, जो भी ज्वाइन करेगा सेम इंटेंशन या नॉलेज से वो लायबल हो जाएगा उस एक्ट के लिए, जैसे उसने वो अकेले किया हो उस इंटेंशन या नॉलेज से, जैसे कि एक्चुअल एक्ट करने वाले की हो। सबसेक्शन 6 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर कोई पहले कॉमन इंटेंशन नहीं है स्पेसिफिक क्राइम कमिट करने की, बट जॉइंट और साइमल्टेनियस एक्ट है और उससे कोई ऑफेंस हो जाता है। साइमल्टेनियस एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं लोग, और सम इंडिविजुअल इन्वॉल्व शेयर दी सेम इंटेंशन और नॉलेज। ये याद रखना यहाँ पर सबसेक्शन 6 का एक कीवर्ड है, सेम इंटेंशन और नॉलेज। वो जितने भी लोग थे जिनकी सेम इंटेंशन और नॉलेज थी वो कंस्ट्रक्टिवली लायबल हो जाएंगे, जैसे कि उस पर्सन ने वो अकेले किया हो एक्ट। कंस्ट्रक्टिवली लायबल, एक पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए यहाँ पर लायबल हो गया, जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी था। आगे चलते हैं सबसेक्शन 7 पर। सबसेक्शन 7 पहले इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट लैंग्वेज ईजी लगेगी। ए ने इंटेंशनली जेड को मार दिया, पहले उसको खाना नहीं दिया और फिर उसको मारा, उसको पीटा, तो यहाँ पर ए ने मर्डर कमिट किया है। ये इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए ने जेड को पहले खाना नहीं दिया, वो कमज़ोर हो गया, ठीक है, कमज़ोर हो गया, मान लो 10 दिन तक खाना नहीं दिया, कमज़ोर हो गया था। ए ने फिर उसको पीटा और फिर वो मर गया, तो ए यहाँ पर मर्डर के लिए लायबल होगा। इस सबसेक्शन का पर्पज़ ये है कि ए यहाँ पर डिफेंस नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है जेड को मारा थोड़ी है, मैंने तो उसको खाना नहीं दिया सिर्फ, और मैंने फिर उसको थोड़ा बहुत पीटा है, तो पीटने की जो हर्ट करने की सज़ा होती है, जो ऑफेंस है, उसके लिए मुझे लायबल ठहराओ, और खाना ना देने की जो सज़ा होती है वो उसके लिए मुझे लायबल करो। मर्डर के लिए तुम मुझे लायबल ना करो, ऐसा नहीं कह सकता है ए। वही सबसेक्शन ये कहता है व्हेनेवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट। सर्टेन इफेक्ट का मतलब यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में है मर्डर, डेथ। एक इफेक्ट को, मान लो डेथ को कॉज करना या अटेम्प्ट करना डेथ को कॉज करने का, एक एक्ट से या एक ओमिशन से ऑफेंस है। डेथ कॉज करना एक एक्ट से कब ऑफेंस हो सकता है, उसको मार पीट के जान से मार दिया। एक ओमिशन से कब हो सकता है, उसको खाना नहीं दिया, खाना दिया ही नहीं, 20 दिन खाना नहीं दिया, मर जाएगा वो। तो 20 दिन खाना नहीं दिया तो आपने क्या ऑफेंस कमिट कर दिया, मर्डर कर दिया आपने, या उसको बहुत ज़्यादा मार दिया, उसको 20 डंडे मार दिए सिर पे स्टील के, वो मर जाएगा। इफेक्ट मैं यहाँ पर डेथ लेकर चल रहा हूँ। इफेक्ट जो डेथ है वो एक्ट से भी कॉज की जा सकती है, ओमिशन से भी कॉज की जा सकती है। तो अगर आप पार्टली वो जो इफेक्ट है, डेथ है, पार्टली बाय एक्ट वो इफेक्ट कॉज कर रहे हो और पार्टली बाय ओमिशन वो इफेक्ट कॉज कर रहे हो, तो ये माना जाएगा वो सेम ऑफेंस है, मतलब वो मर्डर ही है। सबसेक्शन 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आते हैं सबसेक्शन 8 पर। ये भी कुछ सेम सी आपको वर्डिंग लगेगी, डिफरेंस क्या है इनमें समझा दूंगा। सबसेक्शन 8 कहता क्या है, सबसेक्शन 8 कहता है व्हेनेवर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय सेवरल एक्ट्स। एक ऑफेंस है, कई एक्ट्स के द्वारा वो किया जा रहा है। हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, जो भी इंटेंशनली अपनी इंटेंशन से कोऑपरेट करता है, ये जो है कीवर्ड है इस सेक्शन में, जो भी इंटेंशनली कोऑपरेट करता है उस ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस के लिए कोई एक्ट करके, या तो अकेला या कई लोगों के साथ, वो उस ऑफेंस को कमिट कर देता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन से समझ आएगा। ए और बी एग्री करते हैं कि वो जेड का मर्डर करेंगे, उसको स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देकर, मतलब कुछ कुछ पॉइजन उसको सुबह शाम दे रखेंगे ये, और जेड मर जाएगा। ए और बी एडमिनिस्टर करते हैं, वो एग्रीमेंट हो जाता है उनके बीच में। सुबह ए पॉइजन दे देता है, शाम को बी पॉइजन दे देता है। जेड जो है बीमार है मान लो इस केस में,
जेड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जब जेड की डेथ होगी तो ए और बी को वो प्रॉपर्टी जाएगी, इसलिए ए और बी उसको मारना चाहते हैं। ए सुबह उसको खाना देता है, बी उसको खाना देता है शाम को। ए सुबह उसको पॉइजन देता है, बी शाम को उसको पॉइजन देता है। 1 महीने बाद जेड मर जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए और बी ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया था मर्डर के कमीशन के लिए, क्योंकि उन दोनों ने वो एक्ट करा था जिससे डेथ हो सकती है जेड की। दोनों के दोनों ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएंगे, मर्डर के ऑफेंस के लिए। बेशक उनके एक्ट्स जो हैं सेपरेट हैं। ये जो सबसेक्शन है आपको सबसेक्शन 5 से मिलता जुलता लग सकता है, जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात की गई थी, बट ये उससे अलग है। कैसे अलग है, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर बात की गई है कोऑपरेशन की, बट सबसेक्शन 5 में बात की गई थी कॉमन इंटेंशन की। कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस होता है। बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में कहा गया था। इस केस में कहा गया था कि कोऑपरेशन में एक्शन हो सकता है, नॉलेज हो सकती है कि आगे ऑफेंस होने वाला है, बट शेयरिंग ऑफ एग्जैक्ट इंटेंशन नहीं होती। उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए शेयरिंग ऑफ इंटेंशन नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस कॉमन इंटेंशन और कोऑपरेशन में यह है कि सेवरल एक्ट्स, सबसेक्शन 8 बात करता है सेवरल एक्ट्स के बारे में। यहाँ पर जो ये टर्म यूज़ की गई है सेवरल एक्ट्स, ऑफेंस यहाँ पर कई सारे एक्ट से मिलकर बनता है। यहाँ पर ऑफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है कि सेवरल एक्ट्स हों, वहीं सबसेक्शन 5 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है कि सम एक्ट और ओमिशन रिक्वायर्ड, कोई एक्ट या ओमिशन रिक्वायर्ड होता है। वहीं सबसेक्शन 5 में जैसे कि सी बाहर खड़ा था, कोई एक्ट या ओमिशन नहीं कर रहा था, वो पर्टिकुलर मारने के लिए या रॉबरी करने के लिए, स्टिल वो लायबल था। पर यहाँ पर कोई एक्ट या ओमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये डिफरेंस है सबसेक्शन 5 और 8 में। सबसेक्शन 8 के 2 और इलस्ट्रेशंस है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी और सी क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ए और बी जेलर्स है, उनकी जेल में कैदी है जेड नाम का। ए और बी की ड्यूटी है 6-6 घंटे की, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं। पहले ए 6 घंटे ड्यूटी करता है, फिर बी 6 घंटे ड्यूटी करता है, फिर ए 6 घंटे, फिर बी 6 घंटे, ऐसे करके 12-12 घंटे की अल्टरनेटिव 6 आवर्स में ड्यूटी करते हैं। ए और बी की इंटेंशन है कि वो जेड को मार दें, तो ये इस नॉलेज से कोऑपरेट करते हैं उसकी डेथ कॉज करने के लिए, और उसको वो फूड नहीं देते, मतलब खाना नहीं देते हैं, इलीगली ऑमिट कर देते हैं उसको खाना देने के लिए। जब ए की ड्यूटी होती है तब ए खाना नहीं देता, बी की ड्यूटी होती है बी खाना नहीं देता। वो कितने दिन तक जेड जिंदा बचेगा, जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड भूख से मर जाता है। यहाँ पर ए और बी गिल्टी है मर्डर के लिए, जेड के मर्डर के लिए दोनों यहाँ पर गिल्टी होंगे। सेवरल इलीगल ओमिशंस करी, कई बार उसको खाना नहीं दिया गया, तो दोनों जो है लाइबल हो जाएंगे। अब एक और बात यहाँ पर बेसिक बात है, सेक्शन 103 में मर्डर के लिए पनिशमेंट बताई गई है, उसकी इन दोनों की लाइबिलिटी 103 में होगी। जब भी 103 लगेगा इस केस में, तो वो रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 लिखा जाएगा वहाँ पर, अगर कोऑपरेशन प्रूव हो जाता है वहाँ पर। ये जो सेक्शंस हैं सबसेक्शन 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया या फिर 5 हो गया, ये कोई ऑफेंस नहीं है, सेपरेट ऑफेंस नहीं है यहाँ पर। ये प्रिंसिपल्स हैं। इनको जब भी चार्ज लगता है रेड विद लिखा जाता है कि ये प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होगा, तभी ये सभी मिलकर लायबल होंगे। जो भी ऑफेंस वहाँ पर लगेगा, अगर मर्डर लगेगा तो मर्डर को 103 को रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि ये सारे इस प्रिंसिपल के तहत लायबल हैं। या सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 के साथ रीड किया जाएगा। वो जो भी कोऑपरेशन का केस है तो ये सबसेक्शन रेड विद किया जाएगा, या फिर कॉमन इंटेंशन का केस है तो वो वाला सबसेक्शन उसके साथ पढ़ा जाएगा। इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं। यहाँ पर एक जेलर है, उसके पास चार्ज है जेड का, और ए जो है मारना चाहता है जेड को। वो जेड को खाना नहीं देता, जिसकी वजह से जेड कमज़ोर हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो चुकी है। मतलब बट जो स्टारवेशन है, जो वो उसकी भूख है, वो इतनी नहीं है कि उसकी डेथ हो जाए। मतलब जेड कमज़ोर तो हो चुका है, बट वो जो भूख है उसकी स्टारवेशन है इतनी नहीं है कि वो मर ही जाए उससे। ए इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ए मान लो रिटायर हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, वो अपने ऑफिस से चला जाता है। बी सक्सीड्स हिम, बी उस ऑफिस में इस जेलर की जगह बी आ जाता है। बी ने कोई बात नहीं करी है, कोई कोऑपरेशन नहीं करा है ए के साथ, और वो जानकर जेड को खाना देने से मना कर देता है कि जेड को खाना नहीं देना है, और उसको पता है कि अगर उसको जेड को खाना नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। वो पहले ही कमज़ोर हो रखा है, इस बात का बी को पता है, बट फिर भी वो खाना नहीं देता है, जेड की डेथ हो जाती है भूख से। यहाँ पर बी जो होगा गिल्टी होगा मर्डर के लिए, बट क्या ए गिल्टी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी में कोई कोऑपरेशन नहीं था, कोई जॉइंटली एक्ट इन्होंने नहीं किया है, कोई कोल्यूजन या फिर कोई कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में नहीं था। तो ए जो है गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, और बी होगा लायबल मर्डर के लिए। यहाँ तक ये समझ आया होगा आपको। ये सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 9 पर आते हैं।
सबसेक्शन 9 क्या कहता है? वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट। कई सारे लोग, मान लो एक्स को ए बी सी डी, कई सारे लोग मिलकर मार रहे हैं, ठीक है। सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट मारना। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। तो इनकी लायबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मतलब चारों के चारों मिलकर एक्स को मार रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, बट स्टिल चारों की लायबिलिटी अलग अलग हो सकती है। सबसेक्शन 9 ये बात कह रहा है। बहुत ही सिंपल बात है जो हमने इस प्रोविज़न में भी पढ़ी थी, जहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर बी और सी की अलग लायबिलिटी होती और ए और डी की सेम थी। बट ये कह रहा है कि अगर एक भी एक्ट कर रहे हो आप तो सबकी अलग अलग लायबिलिटी भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक्स जो है मान लीजिए मर जाए तो ज़रूरी नहीं सभी मर्डर के लिए लायबल होंगे। जो उस समय जिस इंटेंशन के साथ एक्ट कर रहा होगा, जो उसका मेंटल स्टेट होगा, उतनी उसकी लायबिलिटी होगी। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन से और ज़्यादा क्लियर होगा ये। ए जो है जेड पर अटैक कर देता है, ए अटैक कर देता है जेड पर, और इस तरीके से अटैक करता है कि अगर उसने ए ने जेड को मार भी दिया ना तो वो मर्डर नहीं होगा, बट कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। देखो ऐसा होता है कि मान लो जेड ने ए को गुस्सा दिलवा दिया एंड ए इज़ अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन। ए जो है गुस्से में है बहुत ज़्यादा, जेड ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मान लो ए के परिवार के बारे में, ए की बहन के बारे में कुछ बोल दिया। ए अटैक कर रहा है जेड पर, ए इज़ अटैकिंग जेड, और इस तरीके से अटैक कर रहा है कि अगर ए ने जेड को मार भी दिया जान से तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। जब गुस्से में कोई इंसान एक दूसरे को मार देता है तो अगर वो गुस्सा सामने वाले ए जेड नहीं मान लीजिए दिलवाया यहाँ पर, तो उस केस में वो मर्डर नहीं होता। उसकी जो पनिशमेंट होती है वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की होती है एंड उसमें पनिशमेंट भी कम होती है। अब यहाँ पर बी आता है। बी जो है जेड का दुश्मन है और चाहता है कि जेड मर जाए एंड इंटेंडिंग टू किल हिम एंड नॉट हैविंग बीइंग सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन। बी को गुस्सा भी नहीं आया हुआ है, जेड ने बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, बट वो जेड का दुश्मन है और चाहता है कि जेड मर जाए। असिस्ट ए इन किलिंग जेड, ए को वो असिस्ट कर देता है। मान लो ए जेड को मार रहा है, उसके पास मतलब मुक्के मार रहा है मान लो, और बी जाके उसको चाकू पकड़ा देता है, ठीक है, बी चाकू से मार दे। चाकू थोड़ा गलत है, यहाँ बना के देखते हैं थोड़ा अच्छा। हाँ, तो ये वाला चाकू बी ए को दे देता है ताकि वो जेड को मार दे। अब इस केस में हेयर ए एंड बी बोथ आर एंगेज इन कॉजिंग डेथ, और ए इससे अटैक करके जेड को मार भी देता है। अब इस केस में ए और बी ने दोनों ने मिलकर जेड को मारा है, बट दोनों की लायबिलिटी अलग अलग होगी। ए की लायबिलिटी होगी कल्पेबल होमोसाइड की, बिकॉज वो गुस्से में था, प्रोवोकेशन में था, ही वॉज नॉट इन हिज सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जेड ने उसको उल्टा बोला था, क्योंकि जेड ने उसको उल्टा सीधा बोला था। बट बी बिकॉज अपनी सेंसेस में था, वो मर्डर के लिए लायबल होगा, बिकॉज उसने असिस्ट करा ए को जेड का मर्डर करने के लिए, उसने अबेट करा है ए को जेड का मर्डर करने के लिए। एंड कभी अगर अबेट किया जाता है कोई चीज़ और वो सामने वाला कर देता है, अबेट मतलब कि उकसाना सिंपल वर्ड्स में, और सामने वाला अगर वो काम कर देता है तो आपकी वही लायबिलिटी होती है जिस चीज़ के लिए आपने उकसाया था। ये हम अबेटमेंट के प्रोविजंस में पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल था थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, दोबारा देख लेना, बट जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था वो फिर भी ईजी है। बस ये समझना है कि कई लोग जब मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट, वो सभी डिफरेंट ऑफेंस के लिए गिल्टी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है। तो ये सबसेक्शन 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है, वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी अपना नाम लिख दो। आगे की वीडियोस जल्दी आएंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।